नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहावत है, सूप तो सूप चलनी बोले जिसमें 72 छेद। तो जो लोग इस तरह के होते हैं, जो खुद अपने आचरण पर ध्यान नहीं देते हैं, उसकी समीक्षा नहीं करते, वो जब दूसरों को उपदेश देते हैं तो हंसी आती है। हरियाणा का चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई। जम्मू कश्मीर में वैसे कहने को जीती है, क्योंकि गठबंधन था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। दरअसल वहाँ जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई है घाटी में, और जम्मू में जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस पार्टी दोनों जगह हारी है, लेकिन गठबंधन जीता है, इसलिए कांग्रेस की जीत मान लेते हैं। अब आप देखिए, 2 राज्यों में चुनाव हुए, एक में आप मान सकते हैं कि वो जीत गए, दूसरे में हार गए। तो पहला हमला कहाँ से हुआ है? पहला हमला जो कांग्रेस के गठबंधन के जो साथी दल हैं उनकी ओर से हुआ। सबसे बड़ा हमला बोला है 2 पार्टियों ने, एक उद्धव ठाकरे की पार्टी और दूसरा तृणमूल कांग्रेस। दोनों की ओर से, दोनों के प्रवक्ताओं की ओर से बयान आए। आपको मालूम है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में संजय राउत जो बोलते हैं वो दरअसल शब्द भी उनके नहीं होते, आवाज़ उनकी होती है, और शब्द और विचार सब कुछ जो है वो उद्धव ठाकरे का होता है। ख़ास तौर से अगर वो बात सामना के एडिटोरियल में छपी हो। आपको मालूम है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का मुखपत्र जो है वो है सामना। उसमें उन्हीं की बात छपती है, उन्हीं के विचार छपते हैं। वो जो ठीक समझते हैं या सही समझते हैं या जो कहना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, वो बात लिखी जाती है। संजय राउत ने आलोचना की है कांग्रेस पार्टी की, यानी सीधे राहुल गांधी पर हमला बोला है। और जो बात कही है वो सुनकर मुझे हंसी आई, आपको भी हंसी आएगी। 2 आरोप बल्कि लगाए हैं उन्होंने। एक, अपने स्थानीय नेताओं की हुक्म उदूली, डिसओबीडियंस, कंट्रोल नहीं कर पाए। और दूसरा कहा, एलाइज के साथ गठबंधन के सहयोगी दलों को समायोजित नहीं कर पाए। अब ये उद्धव ठाकरे की पार्टी का नेता बोले, ये तो 7वें आश्चर्य से भी ज़्यादा है। 8वां 9वां कौन सा आश्चर्य होगा पता नहीं। लेकिन याद रखना चाहिए संजय राउत को कि उद्धव ठाकरे ने क्या किया। अगर उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं की डिसोबीडियंस या असंतोष को कंट्रोल किया होता तो एकनाथ शिंदे उनके साथ होते। आज महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार ना होती है। लेकिन ये सब इसलिए हुआ कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी पर नियंत्रण नहीं रख पाए, अपनी पार्टी के नेताओं पर, और ख़ास तौर से अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए। दूसरा, समायोजन की बात सहयोगियों को उद्धव ठाकरे की पार्टी करे, ये तो और भी बड़े आश्चर्य की बात है। अगर समायोजन किया होता तो जो जनादेश मिला था, जनता का आदेश मिला था, जो वर्डिक्ट आई थी 2019 में, उसका सम्मान करते। तो जनादेश क्या था? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, उस समय विभाजन नहीं हुआ था, एक ही शिवसेना थी। दोनों गठबंधन में चुनाव लड़े, चुनाव पूर्व का गठबंधन था, ये बात याद रखनी चाहिए। और जनता के बीच में गए अपने 5 साल के कामकाज पर फिर से जनादेश मांगने। जनता ने फिर से जनादेश दिया, पूर्ण बहुमत दिया। उसके बाद उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा जागी, उनको लगा कि अब मैं मुख्यमंत्री भी हो सकता हूँ। तो एक कहावत है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कहानी वो सच कहानी बाद में धीरे धीरे बोलते बोलते बताते बताते एक कहावत का रूप ले लिया। एक दिव्यांग व्यक्ति था, उसके साथ के उसके जो समकक्ष लड़के थे उन सब की शादियाँ हो गई गांव में, उसी की नहीं हुई। तो गांव की एक पंचायत बैठी कि भाई इसकी भी शादी करानी चाहिए। तो खोजा ओजा आसपास के गांव में और शादी तय हो गई। शादी तय हो गई, शादी का समय नज़दीक आने लगा तो उसने कहा मुझे दहेज भी चाहिए। लोगों ने कहा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी, किसी तरह शादी तय करा दी, अब कह रहे हो दहेज चाहिए। उसने कहा जब मेरी शादी हो सकती है तो मुझे दहेज भी मिल सकता है। कमोबेश यही हालत उद्धव ठाकरे की थी 2019 में। उनको लगा कि जब जनादेश मिल सकता है इस तरह का तो वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। हालांकि वो दावा ये करते हैं कि अमित शाह से बंद कमरे में उनकी जो बातचीत हुई थी उसमें वादा किया था उन्होंने 2.5 साल के मुख्यमंत्री का या मुख्यमंत्री बनाने का, जिसका हमेशा खंडन किया अमित शाह ने कि ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन उस बात को छोड़ दें,
जो सामने है, जिसके बारे में पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बात यह है कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी पर नियंत्रण नहीं रख पाए। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उनकी पार्टी के 38 विधायकों ने बगावत की, पार्टी से अलग हो गए और बाद में पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया। पार्टी का चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम, सब कुछ एकनाथ शिंदे को मिल गया और चुनाव आयोग ने दिया। तो उसकी जो है संवैधानिक जो है मान्यता भी है। ये हुआ उद्धव ठाकरे के कारनामों के कारण। उनकी अब आप अक्षमता कहें, अदूरदर्शिता कहें, उनकी नासमझी कहें, लापरवाही कहें, जो भी नाम देना चाहें, लेकिन ये हुआ है, ये सच्चाई है, तथ्य है। उसके कारण जो सत्ता में आधे का भागीदार थे, आधे के, वो भी चली गई। हालांकि मुख्यमंत्री बन गए कुछ समय के लिए, 2 या 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने और उसके बाद अब सत्ता से बाहर है। तो जल बिन मछली की तरह जो प्रधानमंत्री कल बात कह रहे थे विपक्ष के लिए, निशाना उनका कांग्रेस पार्टी पर था, कांग्रेस के लिए कहा था, वो उद्धव ठाकरे की भी हालत है कि बेचैन है कि किसी तरह से गठबंधन उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे। लेकिन वो मुद्दा अलग है। आज का जो मुद्दा है, तो ये 2 आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं कि सहयोगियों को समायोजित नहीं किया। और उन्होंने कब से शुरू किया ये बात कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में, खासतौर से मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए, यानी वो समाजवादी पार्टी की ओर से बैटिंग कर रहे थे, अखिलेश यादव की ओर से, कि उनको समायोजित नहीं किया, उनको सीटें नहीं दी। फिर हरियाणा के लिए कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके अलावा समाजवादी पार्टी को एडजस्ट करना चाहिए था। इससे ज़्यादा तीखा हमला किया तृणमूल कांग्रेस ने। ममता बनर्जी लगता है इसी दिन के इंतज़ार में बैठी हुई थी पिछले कई महीनों से, या कहें लगभग 1.5-2 साल से, खासतौर से जब से ये इंडिया अलायंस बना है। उनको रत्ती भर ये बात पसंद नहीं आई कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी विपक्ष के किसी गठबंधन का नेतृत्व करे। औपचारिक रूप से तो नहीं कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है और अब उसके सदस्यों की संख्या लोकसभा में इतनी हो गई कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। तो वो अपने को पूरे प्रतिपक्ष का नेता, पूरे विपक्ष का नेता, उनकी पार्टी उनको इस रूप में पेश करने की कोशिश करती है। हालांकि अंदर खाने डिफरेंसेस बहुत है और आने वाले दिनों में वो बढ़ने वाले हैं, ये भी मुद्दा अलग है। तो साकेत गोखले राज्यसभा सदस्य हैं और प्रवक्ता भी हैं तृणमूल कांग्रेस के, और ममता बनर्जी के करीबी हैं। किस तरह से करीबी बने, क्या हुआ, ये सब अतीत की बात है, इसको छोड़ देते हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया, कहा, शब्द जो इस्तेमाल किए, एरोगेंस, एंटाइटलमेंट। अब आप देखिए, आप अपने सहयोगी दल के लिए, उसके अलावा उन्होंने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी जो सहयोगी दल हैं, खासतौर से उन्होंने कहा क्षेत्रीय दल हैं, उनको बहुत हिकारत के भाव से देखती है। तो कैसे, किस आधार पर कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां उसको क्षेत्रीय दलों की, सहयोगी दलों की कोई ज़रूरत नहीं, आप दूर रहिए। जहां कमज़ोर है कहती है कि हमको भी समायोजित कीजिए, हमको भी सीटें दीजिए, हम जितना मांग रहे हैं उसके हिसाब से दीजिए। दरअसल वो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का समझौता नहीं हो पाया। तृणमूल कांग्रेस 2 लोकसभा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को देने को तैयार नहीं थी। बाद में तो 1 सीट पर आ गई थी और आखिर में दिया एक भी नहीं। तो वो दर्द कांग्रेस को भी है और ममता बनर्जी को मालूम है कि कांग्रेस को अपना घर दिखाने का मतलब क्या होता। तो अपना घर कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखाना चाहिए, ये सीख दी थी मुलायम सिंह यादव ने। उनके बेटे ने तो नहीं सुनी। अखिलेश यादव ने समझौता कर लिया कांग्रेस पार्टी से। अब उनकी पार्टी में बड़ी बेचैनी है आजकल। उनकी पार्टी को लग रहा है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के जिला और उससे ऊपर के स्तर के जो नेता हैं, उनको लग रहा है कि ये गठबंधन हमारी पार्टी का नुकसान कर रहा है। लेकिन अखिलेश यादव से जाकर कहे कौन? तो इसलिए बेचैनी तो अंदर अंदर है। वो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बगावत होने जा रही है समाजवादी पार्टी में, लेकिन ये चिंता है समाजवादी पार्टी के लोगों को कि हमारा जनाधार खिसकेगा और जाएगा कांग्रेस की तरफ अगर यही स्थिति बनी रही तो। लेकिन लगता है कि इस सारे दबाव का, इस चिंता का असर अखिलेश यादव पर पड़ा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव नतीजे आने के 24 घंटे बाद, ठीक 24 घंटे बाद,
अखिलेश यादव ने 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कहाँ की? उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाला है और पूरी उम्मीद है कि ये उपचुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ होगा। तो दोनों पार्टियों में बातचीत चल रही थी कौन कितनी सीटों पर लड़े। तो 2 या 3 से ज़्यादा जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस पार्टी 5 सीटों का दावा कर रही थी। कल समाजवादी पार्टी ने एक तरफा 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो मैं पिछले 2 दिनों से अपने वीडियो में कह रहा हूं कि हरियाणा के चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव का नतीजा ये केवल इन 2 प्रदेशों तक सीमित नहीं रहेगा, इन 2 प्रदेशों की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर जो है दूसरे राज्यों में और राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देना शुरू हो गया है। शुरुआत हो गई है, अगर कहें जो है ठोस रूप में, तो वो उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बोझ बन गई थी, हमारे ऊपर भी बोझ बन सकती है। हमारा हिस्सा लेकर जो है वो बड़ी बन सकती है। जम्मू कश्मीर में जो 6 सीटें मिली हैं कांग्रेस पार्टी को, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कृपा से मिली है, उसकी मदद से मिली है और उसका साथ होने के कारण मिली है। और 6 सीटें जो मिली हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को, वो समाजवादी पार्टी के कारण मिली है। तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन ना होता तो कांग्रेस पार्टी को तो 1 सीट मिल जाती तो बड़ी बात होती। मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी जीत गए होते। गठबंधन ना होता तो क्या होता, अब ये तो अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन इतनी बात तो सही है कि कांग्रेस पार्टी को जो कुछ मिला है लोकसभा चुनाव में, वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की कृपा से मिला है। जिस तरह का हमला गठबंधन के साथी दलों ने शुरू किया है, अब उम्मीद देखिए उद्धव ठाकरे को जैसी है कि महाराष्ट्र जो है वो हरियाणा नहीं है, यहाँ के लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पसंद नहीं करते हैं, उनके खिलाफ हैं, उनसे नाराज़ हैं, तो यहाँ उस तरह का असर नहीं पड़ेगा। तो अभी तो समय है, इस तरह के बयान दे सकते हैं। इसी तरह के बयान जो है कांग्रेस के नेता देते थे हरियाणा में, कि हरियाणा में तो सरकार बनना तय है हमारी और बीजेपी जा रही है। जाट नाराज़ और दूसरे समाज के लोग, चाहे वो दलित समाज के हों या और पिछड़ा समाज के हों, ये नाराज़, वो नाराज़, ब्राह्मण नाराज़, कोई वर्ग छोड़ा नहीं जिसको न कहा हो कि नाराज़ नहीं है। और कुल मिलाकर कहने का मतलब ये था कि हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई हो रही है। नतीजा क्या है? अब कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम इस नतीजे को स्वीकार नहीं करते। आपने कहीं सुना है किसी डेमोक्रेसी में कि एक बार वर्डिक्ट आ जाए तो उसके बाद हारी हुई पार्टी कहे कि हम इस वर्डिक्ट को स्वीकार नहीं करते? रेयर होगा, अपवाद स्वरूप होगा ऐसा मामला। और कांग्रेस जो है उस अपवाद का नियम है। कांग्रेस हर चुनाव हारने के बाद इसी तरह के बहाने बनाती। ईवीएम खराब था, रिगिंग हो गई, चुनाव आयोग ने बेईमानी की, फलां ने बेईमानी की, यानी कि कुल कोशिश ये होती है बताने की कि कांग्रेस पार्टी की अगर हार हुई है तो वो उसका जिम्मेदार, उसकी जवाबदेही गांधी परिवार पर नहीं बनती। तो इसलिए पहले से दूसरों पर दोष मढ़ना शुरू कर दो कि ये सब लोग दोषी हैं, गांधी परिवार तक वो आँच ना आने पाए। लेकिन जैसे ही जीतते हैं केवल और केवल गांधी परिवार को उसका श्रेय दिया जाता है। तो इस सब को देखते हुए आप देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे के बाद, अभी तो शुरुआत है, 48 घंटे हुए हैं, और आप देखिए आगे आगे होता है क्या। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में एलाइज जो है, कांग्रेस पार्टी के एलाइज जो हैं, यानी इंडी गठबंधन के जो सदस्य हैं, उनका दबाव बढ़ता जाएगा, उनकी मांग बढ़ती जाएगी। कांग्रेस को एकोमोडेट करने की उनकी जो अभी तक मंशा थी उसमें बदलाव नज़र आएगा। कांग्रेस को संदेह की नज़र से देखेंगे। झारखंड में जेएमएम और महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उसमें 3 पार्टियां हैं चूँकि, तो 2 पार्टियों एनसीपी और उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है दोनों। सबसे इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि शरद पवार इसको किस रूप में लेते हैं। शरद पवार लोकसभा चुनाव के बाद ये मानकर चल रहे थे कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी
ये दो पार्टियां हैं, इनका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा है, इसलिए विधानसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे जो विधानसभा के आए हैं, उसके बाद उनका क्या रुख होगा कांग्रेस को लेकर। उद्धव ठाकरे ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस को अभी से लायबिलिटी मानने के लिए तैयार है, कि कांग्रेस अपना रवैया बदले, कांग्रेस अपना एटीट्यूड बदले, कांग्रेस जो है अपने सहयोगी दलों को ज़्यादा समायोजित करना सीखे। यानी कुल मिलाकर जो संदेश है कि कांग्रेस अगर चाहती है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बने, गठबंधन की सरकार बने, तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाए। सीधे सीधे ये कहा नहीं है संजय राउत ने, लेकिन इसका मतलब यही है, और आने वाले दिनों में इंतज़ार कीजिए इस तरह का भी बयान आएगा। तो कांग्रेस पर संकट केवल हरियाणा में नहीं है, हरियाणा में तो जो नतीजा आना था आ चुका है। कांग्रेस का संकट अब शुरू हुआ है, और सही मायने में कहें तो राहुल गांधी का संकट अब शुरू हुआ है। एक हार ने यह हालत कर दी कि 24 घंटे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, और 240 सीटें लोकसभा की लेकर आने वाले नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे थे कि मैंने इनका आत्मविश्वास खत्म कर दिया है, मनोवैज्ञानिक रूप से इनको तबाह कर दिया है, नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया है। नरेंद्र मोदी 240 सीटें आने के बाद भी उनके रवैये में, शासन चलाने के तरीके में, राजनीति करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया। जो संगठन के स्तर पर और नैरेटिव के स्तर पर जो बदलाव करने की ज़रूरत थी वो किया, और उसका नतीजा सामने है, और उसका नतीजा आगे आने वालों दिनों में भी दिखेगा। लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजे की बात करते हुए हम एक व्यक्ति और एक पार्टी को भूल रहे हैं, जो इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, जिसका इस देश में एक समय डंका बज रहा था 2013-14 में। नाम है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री। हरियाणा में सभा कर रहे थे, कहते घूम रहे थे कि हमारी सरकार भले न बने, लेकिन हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। तो हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, 90 में 88 यानी 88 पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। 88 में से 87 पर जमानत जब्त हो गई। आम आदमी पार्टी को चाहिए कि वो एक उम्मीदवार जिसकी जमानत बची है उसका स्वागत करना चाहिए, दिल्ली में फूलमाला पहनाना चाहिए, उसको कुछ मेडल वगैरह देना चाहिए कि पार्टी की इतनी इज्जत बचाई कि 88 की 88 सीटों पर जमानत जब्त नहीं हुई। याद रखिए, हरियाणा अरविंद केजरीवाल का अपना प्रदेश है, वहीं के रहने वाले। उनका मानना था कि जब हम उतरेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो हमारी सरकार बनेगी। फॉर्मूला हमेशा उनका एक ही रहता है, कोई भी चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, गोवा हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई राज्य ले लीजिए, मुफ्त में बिजली देंगे। और वो इस चुनाव के दौरान हरियाणा में कहते घूम रहे थे कि भाई हमारी 2 राज्यों में सरकार है, दोनों राज्यों में हमने मुफ्त बिजली दी, बीजेपी की इतने राज्यों में सरकार है, बताए कहाँ दी। बिना मुफ्त बिजली दिए आपसे कई गुना ज़्यादा राज्यों में, कई गुना ज़्यादा बड़े राज्यों में सरकार है बीजेपी की। ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो जनता समझा रही है। तो मुफ्त का कार्ड बाकी जगह तो नहीं चला, पंजाब और दिल्ली के अलावा हरियाणा उनके अपने प्रदेश में, उनके अपने गृह प्रदेश में नहीं चला। भाई अगर उनकी इज्जत बच जाती, अगर 2-4 एमएलए भी जीत जाते, 2-4 एमएलए छोड़िए, उनकी पार्टी के जितने उम्मीदवार थे उनकी जमानत भी बच जाती है, लेकिन जमानत भी नहीं बची। हालांकि वो समझौते के लिए 3 सीट भी अगर कांग्रेस दे देती तो उसके लिए तैयार थे। अब नतीजा आने के बाद देखिए किस तरह से लोग बदलने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है। घोषणा कर दी कि हम कांग्रेस से कोई अलायंस नहीं करेंगे, दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे, पहले भी कह रहे थे, लेकिन साफ साफ कहना है कि कांग्रेस से अब हमारा कोई अलायंस का, जो चुनावी गठबंधन का कोई सवाल नहीं। तो ये जो बदलाव आ रहा है, आप इंतज़ार कीजिए महाराष्ट्र में क्या होता है, झारखंड में क्या होता है। चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव से पहले क्या होता है। तो राहुल गांधी पर अपनों का हमला शुरू हो चुका है, और ये हमला आने वाले दिनों में पड़ने वाला है।
तो राहुल गांधी को खतरा अब बीजेपी से जितना है उससे कई गुना ज़्यादा साथी दलों की ओर से हो गया है। अभी तो डीएमके ने कुछ बोला ही नहीं है। वहाँ भी 2026 में विधानसभा का चुनाव है और एमके स्टालिन के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य अपने बेटे को स्थापित करना है। डिप्टी सीएम बना चुके हैं, 26 में उसको सीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन दक्षिण की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो पिछले 77 सालों में नहीं मिले। उस पर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन वो पूरे देश की राजनीति पर असर डालेगा और बड़ा बदलाव होने वाला है। तो हरियाणा ने 1987 के बाद 1987 के बाद दूसरी बार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने देश की राजनीति को प्रभावित करना अभी शुरू कर दिया है। 87 में भी किया था, इस बार भी लग रहा है। और उस बार भी जो है सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था कांग्रेस पार्टी का, इस बार भी वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये मामला कितना आगे बढ़ता है आने वाले दिनों में पता चलेगा। तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।